हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोटल एकेडमी अगेन। हम लोगों ने कल हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आज हम जो यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ है 2023 का संडे को 28 मई को, उसका बाकी जो सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपके साथ जो करंट और आईआर के कोई क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। इस बार करंट आईआर के क्वेश्चन, जैसे आईआर के क्वेश्चन तो हर बार उतने टफ आते नहीं हैं, करंट के क्वेश्चन भी जो हैं वो लोकेशन बेस्ड ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ जो पैक्ट हुए हैं, कुछ ट्रीटी हुई हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज एंड वॉज इन न्यूज़ इन द रिसेंट पास्ट फॉर इट्स वेरी सीवियर फेमाइन। आपसे पूछा है कौन सी ऐसा देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां भयंकर अकाल पड़ रहा है और अकाल की वजह से भूखी है। कुछ टाइम पहले एक देश था हेती, वो 2-3 साल पहले वो न्यूज़ में था। वो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हेती में ऐसी कंडीशन आ गई थी, आपने देखा भी होगा वीडियो, कि वहाँ लोग मिट्टी की रोटियां खाने के लिए मजबूर हो गए थे। यहाँ सोमालिया एक ऐसा देश है जहाँ भयंकर अकाल पड़ रहा है और कई वर्षों से लगातार अकाल चल ही रहा है। सोमालिया कई सालों से लगातार न्यूज़ में भी है, पिछले साल भी न्यूज़ में था, इस साल भी है। और वहाँ अकाल के लिए जो यूएनओ हैं, बाकी कई देश हैं, वो अपनी मदद पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सोमालिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसमें एक पैक्ट का नाम है, वो है द स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट। अब आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं, उनमें से बताना है कौन से सही और कौन से गलत हैं। पहला स्टेटमेंट है, लिमिट द लेवल, मतलब जो हमारा स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है वो क्या क्या करता है, ये इसमें पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिमिट्स द लेवल्स ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपीय यूनियन। जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो देश हैं वहाँ पर जो बजट घाटा होता है, बजटरी डेफिसिट जो होता है, उसको कम करने का प्रयास है। ये बात एकदम सही है। जो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है उसका मेन मोटिव ही ये है कि हमको कैसे भी करके जो बजट घाटा हो रहा है उस बजट घाटे को कम करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है सही, लेकिन फिर से वो एक बार, इस बार क्वेश्चन कैसे आए हैं, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसके बाद 3 आर करेक्ट, ये वाला आपसे पूछा गया है। अब पहला हमने निकाल भी लिया है, तब भी हमको बाकी 2 स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगला है, मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपीय यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तीसरा स्टेटमेंट है, enables द कंट्रीज ऑफ द यूरोपीय यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज। इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मेन मोटो ही क्या है, कैसे भी करके हमको जो बजट घाटा है उसको कम करना है। और ये दोनों बातें उनसे अलग दिख ही रही हैं। एक जगह लिखा है कि टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है, एक जगह लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको शेयर करने की बात की गई है। दोनों बातें इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 जो है वो इसका आंसर होगा। केवल एक स्टेटमेंट है जो सही है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी क्या हुआ है, एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, एक ऐसा पैक्ट है जो 2018 में लाया गया था और वो अभी दोबारा से न्यूज़ में था और उसको लेकर ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। पहला स्टेटमेंट है, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव एडॉप्टेड द फर्स्ट एवर। इसमें क्या लिखा है? ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव एडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। जो GCM है उस GCM को सभी कंट्रीज के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया है, ये लाइन इसमें लिखी है। ये लाइन को लेके कई सारे डाउट्स हैं। ये जो लाइन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सभी देशों के द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है, 160 के आसपास कंट्री हैं जिन्होंने इसको एडॉप्ट किया है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स stated in the GCM are binding on the United UN member countries। ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा से आते रहे हैं। वो आपसे पूछते हैं कि ये वाली जो ट्रीटी है वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग, ऐसा पूछा जाता है। ये वाली जो ट्रीटी है, एक बात याद रखो, माइग्रेशन को लेके जो पूरा विश्व है
वहाँ पर बड़ा आपसी विवाद चलता है एक दूसरे देशों के बीच में। वहाँ क्या करते हैं, कुछ देश हैं जो माइग्रेशन पर ट्रीटी करने के लिए एग्री करते हैं और कुछ जो है वो एकदम गुस्से के मूड में रहते हैं। भारत उन देशों में से एक है, लेकिन भारत ने GCM को एडॉप्ट किया है, ये बात आपको याद रखना है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है। जब विवाद बहुत ज़्यादा रहता है तो बाइंडिंग करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है द GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। इसने 23 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं जो GCM वो। लेकिन एक बात बताओ, जैसे भारत है, अगर हम इसको सोचते, भारत जो है, भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य, इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है कि देश की जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर माइग्रेशन हो रहा है, देश के अंदर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बिहार से कोई व्यक्ति रोजगार के लिए मान लो हमारा जाता है महाराष्ट्र में, तो क्या ये GCM उस पर भी लागू होगी? अगर ऐसा होता तो भारत इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं और बाकी देश भी बड़ी मुश्किल से इसको जो है अडॉप्ट करते। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। ये थोड़ा अंडरस्टूड था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते और रखा भी होगा, वो ध्यान रखने के इसको सही किया सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एक भी ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो एक भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये वाला तो अगर आपने करंट में ठीक पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो टॉपिक्स रहते हैं हम अवॉइड करते हैं पढ़ना। पहला स्टेटमेंट क्या है? होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि बॉम्बे होम गार्ड रूल्स जो हैं उसके अंतर्गत होम गार्ड जो है उनको रेज किया जाता है, उसके अंतर्गत उनको ये जो शब्द लिखा है उसके अधीन समुत्थापित किया जाता है या रेज किया जाता है, बस ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज अ ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एकदम आसान सा कथन है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि होमगार्ड का काम क्या है? होमगार्ड का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पुलिस के सहायक के रूप में काम करना, इसीलिए तो होमगार्ड को भर्ती किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया है सही। तीसरा स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। ये वाला सही है। मेघालय जैसे एक स्टेट है, त्रिपुरा है, पंजाब है, गुजरात है, इन सब ने क्या किया है, अपने एक अलग होमगार्ड बनाए हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्टल एरियाज बॉर्डर बिंग होमगार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। तो हमारे दो स्टेटमेंट है सही और एक है गलत, एक तो घनघोर रूप से गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ हमको कुछ क्षेत्र देके रखे हैं और दूसरी तरफ बोल रखा है क्यों न्यूज़ में है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि कई सारे कारणों से बहुत सारी चीज़ें इसमें न्यूज़ में है। पहला है नॉर्थ किवू और इटूरी, सामने लिखा है वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आज आर्मेनिया और अजरबैजान अभी इसलिए भी न्यूज़ में था। अगर आप यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो एक बाइकर है, वो यूट्यूब पे बनाता है, उन्होंने क्या किया था, बिना आर्मेनिया अजरबैजान की परमिशन से ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है, नागोर्नो कराबाख रीजन जो है उसमें एंट्री कर ली थी, जिसके बाद उस व्यक्ति को जो है हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो अगर आर्मेनिया अजरबैजान इतने नाराज हुए हैं तो नागोर्नो कराबाख कहाँ पर होगा? वो होगा आर्मेनिया और अजरबैजान में। ये इसका सही आंसर था। अगर ये वाला इसका सही है तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो अपने आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो कीवू और इटूरी है वो आर्मेनिया में नहीं है। ऐसे ही नागोर्नो कराबाख कहाँ पर है? वो आर्मेनिया में है। अगला खैरसोन और जापारिजाझिया, ऐसा थोड़ा टफ है प्रोनाउंसिएशन में। ये 2 जगह ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। यूक्रेन में ये जगह हैं जहाँ पर रूस ने अपना अधिकार कर लिया है। एक बार जल्दी से देखते हैं कहाँ पर ये जगह। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से सही ढंग से पेयर्ड नहीं है, करेक्टली पेयर्ड नहीं है। ये वो तीनों जगह हैं। एक तरफ नॉर्थ किवू और साउथ किवू है जो कोंगो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको बोलते हैं नागोर्नो और कराबाख एरिया। यूक्रेन में आप देखो, यहाँ पर खैरसोन है, यहाँ पर जो जापोरिजिया एक जगह है वो है, तो ये यूक्रेन की क्षेत्र है।
यूक्रेन के इस बार 2-3 क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान को कौन कौन से देश छूते हैं, कौन कौन से देशों की बॉर्डर टच होती है अफगानिस्तान से वाला क्वेश्चन पूछा था। इस बार सेम क्वेश्चन पूछा यूक्रेन के बारे में। इसके अलावा यूक्रेन 2-3 जगह पर और आया है, दूसरी जगह ये हो गई। एक और क्वेश्चन है जहां पर यूक्रेन का जिक्र आपको मिलेगा। देखो अभी हुआ क्या है, एक तरफ यहूदी और इस्लाम एक दूसरे का खूब विरोध करते हैं, दूसरी तरफ अभी अब्राहम एग्रीमेंट हुआ है जहां इजराइल क्या कर रहा है, कुछ अरब कंट्रीज के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन आया है और वो उसके स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ते हैं। पहला है, इजराइल हैज़ एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स। एकदम सही है, इजराइल ने कई सारे अरब, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कई देशों के जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को स्थापित किया है, जो कूटनीतिक संबंध है उन कूटनीतिक संबंध को बढ़ाया है। दूसरा है, द अरब पीस इनिशिएटिव, ये 2002 में ये इनिशिएटिव आया था, मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, वॉज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। ये बात भी एकदम सही है। इसमें ये कह रहा है कि इजराइल और अरब लीग जो है उनके बीच में अरब पीस इनिशिएटिव हुआ था, उसमें जो मध्यस्थता की थी वो की थी सऊदी अरब ने। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इस ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन है वो 1990s का जो डिकेड था वहाँ से इजराइल ने शुरू कर दिया था जो अरब कंट्रीज है उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना। जॉर्डन एक ऐसा देश है जो प्रारंभिक शुरुआती देशों में से जिससे इजराइल ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे, और वो है 90s की बात। और ये है 2000 की बात, जो 2002, 2003, 4 जो डिकेड है उसकी बात है, सेकेंड वाला। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जब पहले वाला बहुत पहले हो गया, 10 साल पहले हो गया, दूसरा वाला 10 साल बाद हो गया है, तो वो कैसे एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बी इसमें आंसर है, सी आंसर नहीं है, बी इसका आंसर रहेगा। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड। यूपीएससी 2-3 साल से क्या किया है कि कुछ क्वेश्चंस लगातार पूछ रहा है स्पोर्ट्स रिलेटेड। 2-3 साल ऐसा हो गया है लगातार स्पोर्ट्स के आ रहे हैं, और अभी तक यूपीएससी ने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे नहीं थे। तो आपको अब से स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक सरसरी निगाहों से जरूर देखना चाहिए। कुछ अवार्ड्स हैं, उन अवार्ड्स के बारे में आपसे पूछा है। पहला है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट, सामने दिया किस फील्ड में दिया जाता है, फॉर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर। एकदम सही है, जो पिछले 4 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिसका रहता है, उस खिलाड़ी को मिलता है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। दूसरा, अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ए स्पोर्ट पर्सन, नहीं, अर्जुन अवार्ड सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है इंडिया का। ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है जो भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसे रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं, वो अगर खेल रहे हो तो उनको दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए ये वाला अवार्ड नहीं दिया जाता है। अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेज। देखो, द्रोणाचार्य जो हैं वो अर्जुन, पांडवों के और कौरवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य ने जब पूछा था बताओ तुमको वो आँख पर निशान जब लगाना था, तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे तोते की आंख दिख रही है, बाकी कोई कह रहा तोता दिख रहा है, कोई कह रहा पेड़ दिख रहा था, तो वही द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य क्या है, गुरु हैं, वो क्या है, कोच हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाएगा, कोचेज को दिया जाएगा, टू ऑनर एमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुली ट्रेंड स्पोर्ट पर्सन और टीम्स। एकदम सही है। तो पहला और तीसरा जो पेयर हैं वो एकदम करेक्ट है, दूसरा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं अगला, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो कई सारी एनजीओज को या कोई कॉरपोरेट टीम्स है ना उनको दिया जाता है। और यहाँ क्या लिखा है, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट पर्सन्स को नहीं, बल्कि एनजीओज को और कई सारे जो टीम्स रहती हैं जो कॉरपोरेट से रिलेटेड रहती हैं उन टीम्स को दिया जाता है। तो दूसरा जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी हमारा जो पेयर है वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारे 2 ही पेयर सही हैं, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ये हमको देना है। हमारा आंसर है बी। अगले पे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 44th
चेस ओलंपियाड 2022। ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा रही थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि 44 बार चेस ओलंपियाड का आयोजन हो गया है और भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड को हेल्ड किया गया है, आयोजित किया गया है। आप सोचो, इतने बड़े बड़े प्लेयर भारत में रहे हैं। विश्वनाथ आनंद का नाम सुना होगा, अपना प्रज्ञानंद एक बच्चा है, वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन गया है। मैग्नस कार्लसन को भी उन्होंने हराया था। अब इस कंडीशन में भी भारत में 43 चेस ओलंपियाड हो गए हैं और 43 का आयोजन भारत में नहीं किया गया था, 44 था। तो न्यूज़ तो बड़ी थी। तो इसका आयोजन भारत में किया गया था, वो किया गया था तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, वहाँ पर। तो अब स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ते हैं क्या क्या है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया, एकदम सही है। और कहाँ हेल्ड की गई थी? चेन्नई में आयोजित की गई थी। द ऑफिशियल मैस्कॉट वॉज नेम्ड थम्बी, ये भी एकदम सही आंसर है। देखो ये ना फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी बातें याद करना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता होता तो शायद हमारा काम हो जाता। द ऑफिशियल मैस्कॉट वॉज नेम्ड थम्बी, थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई बहन, इस टाइप से इसका मतलब होता है। थम्बी को ही इन्होंने अपना मैस्कॉट बनाया था। अगला है द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज द वेरा मैंचिक कप। जो मैंचिक हैं, वेरा मैंचिक, वो बहुत प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी रही हैं चेस की। इन्होंने चेस में इतना नाम अपना बनाया है, इतना नाम बनाया है कि उनके नाम पर एक कप ही शुरू कर दिया है, वेरा मैंचिक कप। अगर महिला खिलाड़ी है तो किसके लिए शुरू किया जाएगा? वो शुरू किया जाएगा विमेन सेक्शंस के लिए। तो ये वाला कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगला है द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन्स सेक्शन इज द हैमिल्टन रसेल कप। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो हैमिल्टन रसेल कप है वो ओपन सेक्शन के लिए ट्रॉफी है, और जबकि मैंचिक कप जो है वो विमेन सेक्शन के लिए एक ट्रॉफी है। यूपीएससी हमेशा से ऐसा करता आया है कि दो स्टेटमेंट देता है और उनको एक दूसरे से अपोजिट कर देता है। जैसे हमने नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है उसके बारे में भी देखा था, सेम यहाँ किया है। मैंचिक और हैमिल्टन कप के साथ भी ऐसा ही किया है। तो अब इसके कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? 2 स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या है? 2 कथन सही होने पर ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन आ गया लोकेशंस का। पिछली बार भी यूपीएससी ने लोकेशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, इस बार भी लोकेशंस के क्वेश्चन पूछे हैं। इनको हम आईआर और करंट दोनों में रख सकते हैं। जल्दी से देखते हैं। कुछ एरिया पूछे हैं कि भाई क्यों न्यू कन्फ्लिक्ट रहा है उन एरियाज में, और दूसरा पूछा है कि वो कहाँ लोकेटेड हैं। यूपीएससी की खास बात है, 2-3 ऐसी फील्ड हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, उनका रहता है। पहला, अगर कोई लोकेशन नेगेटिव न्यूज़ में है तो वो पूछ लेगा। अगर कोई एनवायरमेंटल एक्टिविटी है और कोई सा भी स्पेसीज नेगेटिव रीजन से न्यूज़ में है उसको भी पूछ लेता है। ये 2 बातें रहती हैं। वो नेगेटिव जो चीज़ें रहती हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, हमेशा से उनका पिछले 5-7 साल से ट्रेंड रहा है। तो आपको यही करना है कि नेगेटिव जो प्लेस न्यूज़ हैं या नेगेटिव कारणों से कोई अगर प्लेस न्यूज़ में है तो उसको आपको तुरंत अपडेट करना है अपनी कॉपी में, याद रखिएगा। और ऐसे ही रहेगा एनवायरनमेंट के बारे में, कोई भी कारण रहेगा नेगेटिव वाला तो उसको आपको तुरंत अपडेट कर लेना है। एरिया पूछा है डॉनबास, मैं अभी आपको यूक्रेन के बारे में बता रहा था। डॉनबास बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, कोई रशियन अटैक हो रहा है। अभी तो आज की न्यूज़ ये है कि मॉस्को पर अटैक हुए हैं, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं मॉस्को में। ये टेंशन हो गया है, मतलब रसिया अभी तक यूक्रेन पर हमला कर रहा था, अब मॉस्को पे अटैक हो रहे हैं। अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ किसने अटैक किया है, लेकिन वो चल ही रही है वो घटना। तो यूक्रेन से क्वेश्चन आना तय था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं उससे। तो डॉनबास जो एरिया है वो यूक्रेन में, ना कि सीरिया में। काचिन जो एरिया, काचिन और टिग्रे जो एरिया है, काचिन जो है वो म्यांमार बर्मा में एक जगह है, और टिग्रे जो जगह है वो आपकी टिग्रे अफ्रीका की एक जगह है। तो ये तीनों वाले, ये तीनों भी क्या हैं? ये तीनों भी सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। पहला देख लेते हैं काचिन, ये म्यांमार है, और म्यांमार का जो नॉर्थ रीजन है वहाँ काचिन है। जो आपने सुना होगा रिफ्यूजी, रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं वो लगातार म्यांमार में उन पर अटैक किए जा रहे हैं, एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, तो वो लगातार न्यूज़ में रहे हैं। तो नॉर्दर्न एरिया जो है म्यांमार का वो काचिन स्टेट नाम से जाना जाता है। ऐसे ही इथोपिया का जो नॉर्थ एरिया है वो टिग्रे नाम से प्रसिद्ध है, टिग्रे उसको कहा जाता है, तो इथोपिया में है। वहाँ भी खूब सारा कन्फ्लिक्ट आजकल चल रहा है, ये हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स चाड, गिनी, माली एंड सूडान caught the international attention for which one of the following reason common to all of them। आपको ये बताना है कि 4 देश पूछे हैं, चाड, गिनी, माली और सूडान। 2-1.5 महीने पहले ही सूडान एकदम न्यूज़ में था, और आपसे पूछा है कि बताओ किस कारण से न्यूज़ में है। पहला ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स,
किरूना एक क्षेत्र है, नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है वहाँ पर, नॉर्वे और स्वीडन के आसपास, वहाँ पर किरूना एरिया है। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनका रिपोजिटरी मिली है, तो यहाँ डिपॉजिट्स मिले हैं। तो ये वाला न्यूज़ एकदम गलत है कि डिस्कवरी के लिए जो रिच एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं प्रसिद्ध है। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ बेसेस, ऐसा भी नहीं है। इरिट्रिया और बाकी जो जिबूती देश हैं वहाँ पर क्या हुआ, चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है, तो इसलिए भी नहीं थे। अगला है साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, तो ये तो है ही नहीं है। सही आंसर क्या है, सक्सेसफुल कूप्स, तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट में क्या होता है कि सेना का प्रमुख होते हैं, वो सेना के प्रमुख भाई साहब प्रधानमंत्री, जो लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके हेड को हटा के खुद अपने प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पाकिस्तान बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। जो गिलानी की सरकार थी, इस गवर्नमेंट से पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, गिलानी भाई साहब की जो सरकार थी, वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के 75-70 साल के इतिहास में जिसने अपना डेमोक्रेटिक रूप से चुनी गई गवर्नमेंट, जिसने अपना कार्यकाल जो टेन्योर था वो पूरा किया हो। ऐसा पहली बार हुआ था पाकिस्तान में। उस क्यों दिक्कत क्या थी, कभी परवेज़ मुशर्रफ थे, कभी जो आयूब खान थे, ये सब कूप कर लेते। ये सब क्या करते थे, प्रधानमंत्री को हटा के सेना की दम पर उसका अध्यक्ष बन जाते थे, पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट बन के बैठते थे। यही इन चारों देशों में हुआ है। सूडान में तो बहुत ज़्यादा इससे क्या हुआ, खलबली मच गई थी, और सूडान में जो सेना थी वो अपने ही लोगों को मारने के लिए उतारू हो गई थी। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। G20 का जो पहली बार कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत में आयोजित की जा रही है, तो लगभग तय था कि क्वेश्चन आएगा। गारंटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा संभावना खूब सारी थी G20 से क्वेश्चन आए। G20 की जो थीम रखी है भारत ने, वो रखी है वसुधैव कुटुंबकम, और G20 की कई सारी जो बैठक हैं वो आयोजित की गई है। अभी एक जो बैठक है, एक जो मीटिंग है, वो जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई है, जिसका चाइना ने विरोध किया। अभी कुछ दिन पहले की बात है। चाइना कह रहा है डिस्प्यूटेड लैंड है, भारत कह रहा है काय का डिस्प्यूटेड, कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा भारत ने बोला है। और जब भारत का इंटीग्रल पार्ट है तो हम कहीं भी अपनी बैठक आयोजित कराएं, जम्मू में कराएं, श्रीनगर में कराएं, आपको क्या है, आना है तो आओ, आएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन उसने विरोध अपना जरूर दर्ज किया है। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स क्या क्या है। पहला, द G20 ग्रुप वॉज originally established as a platform for finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and fiscal financial issues। G20 में बार बार एक बात बोली जाती है कि हम ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। हमको जितने विवाद हैं उनसे मतलब नहीं है कि कितने जियोपॉलिटिकल विवाद चल रहे हैं या जितने भी डिस्प्यूट हैं, हम उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमें तो जो काम है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि G20 की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1999 में हुई है, और इसका उद्देश्य था इकोनॉमियों को इंटीग्रेट करना। भारत ने इस बार वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम रखा है G20 के लिए, और G20 यही चाह रहा है कि जो पूरा विश्व है उसको इकोनॉमिकली हम इंटीग्रेट कर लें। और इसी उद्देश्य से जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और जो बैंकों के हेड थे, जैसे RBI का हेड भारत में हो गया, निर्मला सीतारमण जो अपनी ताई हैं वो हो गई, इन लोगों ने ही शुरुआत में मीटिंग की थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी किस रूप में हुई थी, इसी रूप में हुई थी, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय जो बैंक हैं उन बैंक के अध्यक्षों की मीटिंग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज। एकदम जनरल कथन है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। क्यों? भारत लगातार डिजिटलीकरण जो है, डिजिटलाइजेशन है, उसको लगातार बढ़ावा दे रहा है। तो क्या भारत G20 में ये वाली बात नहीं रखेगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको खूब प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। अब जिन देशों के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्या वो पिछड़ जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसलिए भारत कह रहा है कि हमको वर्ल्ड लेवल पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए? सही हो गए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ये हमारा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट और IR का, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉवल ईच ईयर। एकदम सही स्टेटमेंट है।
भारत क्या करता है, ग्राउंड वाटर का 1/4 भाग जो है उसको हमेशा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दूसरा कथन है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स टू ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। अभी भारत ने इतिहास दोबारा से रच दिया है। एक जगह है पॉपुलेशन जहां हमको लगता है कि हमको कोई छोड़ना नहीं चाहिए, और कोई हमको पीछे छोड़ता है तो दिल पे लगता है हमारे पे। हमने अभी, अगर हम यूएनओ को माने, तो हमने चाइना को पीछे कर दिया है 2023 में ही। ऐसा एस्टिमेट्स थे कि 2050 या 2040 तक भारत जो है चाइना को पीछे करेगा फर्स्ट रैंक में, लेकिन हमने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभी पहले नंबर पे आ गए हैं। अगर भारत के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो क्या उसको रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, वाटर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है इसका सही और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा इसका गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और आज के लिए हमारे लिए इतना ही था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोटेल। नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन की इस घड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं आपसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि आपने पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है तो आपने इन्वायरमेंट को काफ़ी अनसर्टेन पाया होगा। अनसर्टेन का मतलब होता है इसमें कि जिसका कोई फिक्स पैटर्न ना हो। एक सामान्य विद्यार्थी इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर ज़रूर करता है जिससे एक या दो क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं, जैसे इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, और इसके बाद कई सारे ऐसे एक्ट्स या कमिटीज़ जिनको गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, पिछले कई सालों से इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सेक्शन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, इसमें हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे का माइंडसेट क्या था। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जो सेट ए है, इसका जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आमतौर पर आप देखोगे, जैसे मैं इसको यदि कोरिलेट करूं तो आपने देखा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पिछले कई सालों से बेहतर हुए हैं, और आपने देखा होगा कि इंडियन ओशियन में जो पार्टनरशिप है उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक अच्छा भागीदार बनकर उभरा है। अब इस स्टेटमेंट का इससे डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे बन रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मार्सोपियल के बारे में। मार्सोपियल का मतलब होता है ऐसे मैमल्स, यानी ऐसे स्तनधारी जो पाउच कैरी करते हैं, यानी जिनमें पाउच होता है। फॉर एग्जांपल कंगारू। कंगारू एक ऐसा जीव है जो मार्सोपियल की श्रेणी में आता है, और बहुत सारे ऐसे जीव जो पाउच कैरी करते हैं। आपने फीमेल कंगारू को देखा होगा जो पाउच में अपने बच्चे को रखकर ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। तो जनरली आप कंगारू को मार्सोपियल कह सकते हो, ठीक है। तो इतना भी यदि आपको आइडिया है कि मार्सोपियल क्या होते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन यदि आपको नहीं पता मार्सोपियल क्या होता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हिंदी में पढ़ना उनको थोड़ा सामान्य तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ के सॉल्व करेंगे। तो मार्सोपिल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्सोपिल नाम के मैमल्स होते हैं, इनका जो नेटिव प्लेस है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि मैं कोई दूसरा इनका नेटिव प्लेस बोलूँ तो वो है पापुआ न्यू गिनी। याद होगा भी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में था, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसिफिक ओशियन का स्पॉट है, इस समय हॉट स्पॉट भी कह सकता हूँ, जैसे पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है, वहाँ की विजिट में गए थे आफ्टर G7 समिट विच वॉज हेल्ड इन जापान, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, मेनली ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है आपका मारियोपुल का, ये मार्सोपियल का एक नेटिव प्लेस है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जनरली जो मार्सोपियल है वो इंडिया में नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, भारत में नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं। सही बात है, कहाँ पे नेचुरली फाउंड होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी जगह का नाम क्या है? पापुआ न्यू
गिनी, ये नेटिव प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर नॉट है इसलिए ये सही हो जा रहा है। दूसरा, मार्सोपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रीडेटर्स। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, एक है मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। मॉन्टेन ग्रासलैंड्स का मतलब होता है माउंटेनियस ग्रासलैंड्स, मतलब एक तरीके से पर्वतीय घास भूमि, ठीक है। ऐसे माउंटेन्स जहाँ पर ग्रासेस होती हैं, जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उनको मॉन्टेन ग्रासलैंड्स कहा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मार्सोपियल वहीं पर सर्वाइव करेंगे जहाँ पर माउंटेनियस ग्रास होगी, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत बन रहा है। ये जो मार्सोपियल्स होते हैं, मार्सोपियल आपके एरिड रीजन और सेमी एरिड दोनों क्षेत्रों में सर्वाइव करते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत बन रहा है। विथ नो प्रीडेटर्स, यानी इनका कोई प्रीडेटर यानी इनका कोई शिकारी नहीं होता, ये भी गलत है। आमतौर पर थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की हंटिंग होती है, ठीक है, यानी उनका शिकार होता है। तो इनका जो शिकार है वो ह्यूमन द्वारा भी किया जाता है, मनुष्य द्वारा भी किया जाता है, और जंगली कुत्ते जो ऑस्ट्रेलिया के यानी वाइल्ड डॉग्स हैं, उनसे भी इनको क्या होता है, खतरा होता है। तो इनका प्रीडेटर भी होता है। तो यहाँ नो के कारण भी क्या हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब ऑप्शंस में आते हैं, यदि अपन ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो वैसे ये गलत हो रहा है। ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। फिर इसमें यही बोला गया है, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, ठीक है ना। तो भैया 2 कहाँ से सही है, ये भी गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 सही है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, बिल्कुल, ये भी सही बोल रहा है। तो यहाँ पर अभी तो सी मेरे को ठीक लग रहा है, डी भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट था ना, इनकरेक्ट का, तो ये डी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एलिमिनेशन नहीं लगा यहाँ पे। आपने इस बार यूपीएससी का पेपर दिया होगा तो बहुत सारे लोगों ने पहले ही क्लेम कर दिया था कि इस बार एलिमिनेशन काम नहीं आया, इसलिए मैंने इसको प्रूव कर दिया क्यों काम नहीं आया। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जनरली हम क्या कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये एक स्लाइड मैंने आप लोग के लिए बनाई थी ताकि आप मार्सोपियल क्या होता है उसके बारे में जान पाएँ। ये कंगारू का फोटो है, आपने देखा होगा, और ये उसके पाउच में उसका बेबी है, ठीक है। और ये एक मैंने इमेज यहाँ पर डाल दी थी जाकि ऐसे एस्पिरेंट्स जो अभी बिल्कुल नए हैं, जिनको पता नहीं होता मॉन्टेन ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, तो मॉन्टेन ग्रासलैंड की भी मैंने यहाँ पर इमेज डाल दी थी। ये देखिए, ये माउंटेनियस जोन है, इसमें जो ग्रासेस है और पूरे आपको लंबे लंबे विशालकाय घास के मैदान दिखाई देंगे, ग्रासलैंड्स दिखाई देंगे। तो ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, मॉन्टेन ग्रासलैंड्स बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। सबसे पहले यहां पर हमको समझना होगा इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं। देखिए, इन्वेजिव स्पीसीज ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है जो अटैक करते हैं, जो आक्रमणकारी होते हैं, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी इसमें। तो इसमें कहा गया है कि इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इन्वेसिव स्पेशलिस्ट स्पीशीज डेटाबेस को जनरेट करता है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि मैं इसका आंसर दूं तो ये आंसर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। यदि आप लोग को IUCN के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है तो मुझे जल्दी से बताइए, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं IUCN के। बहुत पुरानी संस्था है, 1948 में गठित हुई संस्था है और ये आज भी कंजर्वेशन के लिए काम करती है, चाहे वो फ्लोरल हो या फोना हो। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे यदि आपको इसके बारे में जानकारी है। ये एक आप लोगो देख सकते हैं,
इस लोगो में आप देखेंगे IUCN मेंशन है, फिर यहाँ पर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, और फिर यहाँ पर लिखा है इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। द इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स ऑन इन्वेसिव स्पीशीज organized under the auspices of the Species Survival Commission of the International Union for Conservation of Nature। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये जो ग्रुप है, जिसे आप शॉर्ट में ISSG बोल सकते हो, इसमें आखिर कौन होता है? इसमें साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, और यही लोग क्या करते हैं? इन्वेसिव स्पीसीज का डेटाबेस भी जनरेट करते हैं। तो ये ग्रुप किसको बिलोंग करता है? IUCN को बिलोंग करता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आपने वेस्टर्न घाट्स पढ़ा है तो आपने लॉयन टेल्ड मैकॉक को भी पढ़ा होगा। हिंदी में बोलते सिंह पुच्छी वानर, और यदि मैं इसको सामान्य भाषा में बोलूं तो शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, आपको मजा आएगा देखने में। ये देखिए स्क्रीन में आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने स्क्रीन में आपको ये जो फोटो दिखाया है, यहां पर राइट साइड में ये सिंह पुच्छी वानर है, यानी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। आपको पता होगा कि IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है, और इस रेड डेटा बुक में कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे थ्रेटेंड स्पीशीज कौन से हैं, नियरली थ्रेटेंड स्पीशीज कौन से हैं, और इस रेड डेटा बुक में जो फोकस होता है वो एंडेमिक स्पीशीज पर होता है। तो ये जो सिंह पुच्छी वानर है, यानी लॉयन टेल्ड मकॉक है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है, ये ऐसा वेस्टर्न घाट का स्पीशी है बेसिकली जो एंडेमिक प्रजाति यानी एंडेमिक स्पीशी की श्रेणी में आता है, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ की जो जैव विविधता है, उसमें इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेसिकली, इसके बाद आप दूसरा देखेंगे, मैं स्लाइड आपको बताता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है मालाबार सीवेट। मालाबार सीवेट, मालाबार सीवेट को भी आप देख लीजिए। ये मालाबार सीवेट का इमेज है। और तीसरा है आपका ये सांबर डियर, देख के पता पड़ रहा है आपको ये डियर यानी हिरण है। अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। इसका मतलब मैं बता देता हूं। नॉक्टर्नल का मतलब होता है ऐसे स्पीशीज जो रात्रि में यानी आफ्टर सनसेट एक्टिव रहते हैं, ऐसे स्पीशीज को क्या बोला जाता है? नॉक्टर्नल कहा जाता है। ठीक है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यदि अपन थोड़ा बहुत भी जूलॉजी को अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हैं तो अपन को समझ में आ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रेगिस्तान में दिन के समय बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ की 80 to 90% स्पीशीज रात को क्या करते हैं? अपने भोजन को ढूंढने निकलते हैं, और रात में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को आप क्या बोल सकते हो? नॉक्टर्नल बोल सकते हो। एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीशी रात के समय में ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है लॉयन टेल्ड मकॉक। लॉयन टेल्ड मकॉक एक ही स्पीशी है जो रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, दैट्स वाई द आंसर विल बी ओनली 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, इसमें ये जो मालाबार सीवेट है ये भी नॉक्टर्नल स्पीशी की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये भी रात के समय शिकार करने बाहर निकलता है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे? इस कैटेगरी में जोड़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयन टेल्ड मकॉक एंड मालाबार सीवेट ये इसके आंसर होते हैं। चलिए अगली स्लाइड में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वेगल डांस। यदि आपको वेगल डांस के बारे में जानकारी है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वेगल डांस बेसिकली हनी बी द्वारा एक एक्ट है, किया गया एक्ट है। और ये एक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हनी बी जो ग्रुप में रहती हैं और जनरली जब ये अपने भोजन की तरफ जाती हैं तो एक हनी बी क्या करेगी, वेगल डांस करते हुए, एक एक्ट करते हुए जो अन्य हनी बीज हैं उनको एक डायरेक्शन बताएगी कि आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए और यही डायरेक्शन है आपकी जहां पर आपको खाना या भोजन प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन भी बहुत इजी है ये। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, वेगल डांस एक प्रकार का एक्ट होता है जो हनी बीज द्वारा किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी एक स्पेसिफिक हनी बी अपने पूरे ग्रुप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, जिससे वो अपने खाने को प्राप्त कर सके, भोजन को प्राप्त कर सके। सो द आंसर इज हनी बी। और यहाँ पर मैंने इमेज भी यहाँ पर ये दी है, देखिए ये पूरा का पूरा ये ग्रुप है, इनको रिक्रूट्स कहा जाता है। एंड ये जो हनी बी है ये दिस इज डांसिंग बी, एंड ये जो डांस है इसका, इसको क्या कहा जाता है, वेगल डांस कहा जाता है, जो एक प्रकार की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये इनका हाईवे बेसिकली। और ये आप देखिए ये जो फुट की डायरेक्शन है, ये फुट की डायरेक्शन इसके द्वारा इंडिकेट की जाएगी, यानी ये जो बी है पर्टिकुलर, इसको क्या कहा जाता है, डांसिंग बी कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर भी आप देखेंगे, इफ फुड इज डायरेक्टली इन लाइन विद द सन द बी डांसेस straight upwards, and if food is at an angle to the sun the dancing bee changes direction accordingly। कहने का मतलब ये है, यदि फूड सन की डायरेक्शन के ही, सन की डायरेक्शन वाले ही साइड में आपको मिलेगा यदि फूड, तो जो बी है वो स्ट्रेट अपवर्ड्स डांस करती है। एंड इफ फूड इज एट एन एंगल टू द सन, यानी अभी आप देखेंगे सन के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फूड नहीं मिल रहा है, ये अप्रॉक्स 30 डिग्री के एंगल में मिल रहा है, तो बी उसी अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपने डांस को चेंज कर लेगी। अगला क्वेश्चन मशरूम के ऊपर है। अब लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने गुची के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जो कश्मीर के जंगल में पाया जाने वाला मशरूम है, जिसकी पर्टिकुलर कोई खेती नहीं होती है। वो मशरूम की एक जंगली प्रजाति है और उसका कोई फिक्स्ड कल्टीवेशन भी नहीं है, उसको बिना जाता है, काफ़ी महंगा मशरूम है। और ऐसा माना जाता है कि जो मशरूम है आज के डेट में वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से रिच होता है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं, मशरूम को यूज़ करके दवाइयाँ बना रही हैं, खासकर एंटी एजिंग, और बहुत सारी दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कई सारी ऐसी मशरूम की प्रजातियाँ होती हैं जो आप कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती हैं, और यदि आपके शरीर में सपोज करो कि कई सारे सप्लीमेंट्स की कमी है, उनको भी ये दूर करने में सक्षम है। अब उसके लिए मशरूम को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा हाँ, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार की फंगस होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक स्टेटमेंट को और देखते हैं इसमें। अभी पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको जस्टिफाई भी कर दिया, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सही है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती ही होती है मशरूम में। और मशरूम में ये प्रॉपर्टीज कहाँ से है, मशरूम के अंदर मिलने वाले कंपाउंड से। मशरूम के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से मशरूम का जो कमर्शियल मार्केट है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जिनकी साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे मशरूम जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हो, जो हमारे ब्रेन पावर को इन्हेंस कर रहे हो, जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ इसमें कि बहुत सारे ऐसे मशरूम की प्रजातियां हैं जिनमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है।
ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। इंसेक्टिसाइडल का मतलब होता है ऐसे मशरूम जो इंसेक्टिसाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, हिंदी में बोलें तो कीटनाशक की तरह बिहेव करते हैं। तो कई सारी ऐसी मशरूम की प्रजातियां होती हैं जो इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी बिहेव करती हैं। मतलब कल को यदि आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप ऐसे मशरूम को ग्रो करके इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। मतलब इसका बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है कि ऐसे मशरूम जो लाइट जनरेट करते हैं, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनसे लाइट बाहर निकलती है, तो ऐसे भी मशरूम होते हैं। मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं। बेसिकली ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। ये देखिए, ये तो सबसे पहले आपको यहां पर ये जो स्लाइड दिख रही है, इसमें आप देख रहे हैं ये मशरूम को एज अ फंगस हमने इसको बताया हुआ है। जहाँ पर भी मॉइस्चर होता है वहाँ पर मशरूम ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाता है। और ये ऐसे मशरूम है जहाँ पर जो खुद से लाइट जनरेट करते हैं। ये भी मैंने यहाँ पर इमेज डाली हुई है। ये जो इनकी प्रॉपर्टी, इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, ये प्रॉपर्टी है। लोअर सोडियम इनटेक, प्रमोट लोअर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटेक्ट ब्रेन हेल्थ, प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, स्टिमुलेट अ हेल्दियर गट। गट आपको पता होगा, गट हेल्थ आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। हमारे पेट की जो हेल्थ होती है, स्टोमक की जो कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने की, उसे गट हेल्थ कहा जाता है। एंड सपोर्ट अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, मैंने बताया एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, और हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं इसके मेडिसिनल एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन जाएंगे तो ये चारों स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या हैं, सही होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या फिक्स पैटर्न है इन्वायरमेंट का? आंसर इज नो, देयर इज नो फिक्स पैटर्न फॉर स्टडिंग और प्रिपेयरिंग द इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू हैव स्ट्रॉन्ग बेस। आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पर क्या है, ये डिपेंड करता है। और यदि आपका बेस अच्छा है तो आप क्या करेंगे, आसानी से कुछ क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन आए, ये इंडियन स्क्वेरल यानी भारतीय गिलहरी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है। गिलहरी आमतौर पर हमारे आसपास पाई जाती है और काफ़ी लोग उसके हैबिटेट से भी इत्तेफाक रखते हैं कि किस तरीके से रहती है, क्या खाती है, और उसका नेस्ट यानी उसका जो घोंसला होता है वो कहाँ पर होता है, पेड़ में होता है कि ग्राउंड ज़मीन में होता है। तो इसी को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। और ये जो इंडियन स्क्वेरल है, आपको पता होना चाहिए, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पाई जाती है, डेसिडियस फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, अर्बन एरियाज़ में भी पाई जाती है, यानी जंगल में भी मिलेगी और शहरी क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, और काफ़ी सारे जो स्मॉल माउंटेनियस जोन्स होते हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना तो सबको पता होगा। जैसे एक स्लाइड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंडियन स्क्वेरल की स्लाइड है। ये पहले आप इसको देख लीजिए, ये इंडियन स्क्वेरल है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल्स। फर्स्ट, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। देखिए, स्क्वेरल की कुछ प्रजातियां पेड़ में अपना घोंसला बनाकर रहती हैं, और उसमें भी आपने देखा होगा पेड़ में जो होल्स होते हैं वहां पर जनरली अपना शेल्टर ढूंढ लेती हैं। दूसरा, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो ग्राउंड में बरोज यानी गड्ढा खोदकर रहती हैं। बरो बनाने का काम आपने देखा होगा। रैबिट, रैबिट एक ऐसी प्रजाति होती है, और टॉर्टॉइस, इंडियन टॉर्टॉइस भी एक ऐसी प्रजाति है जो बरो बना के रहता है। स्क्वेरल की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, खासकर इंडियन स्क्वेरल्स में आपको देखने को मिलेगा, ये बरोज में भी रहती हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है।
फिर दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ये अपने खाद्य सामग्री को, ठीक है ना, अब खाने में क्या खाती हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कई लोग को लगता है स्क्वैरल सिर्फ हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी है, ऐसा नहीं है, ये मांसाहारी भी होती हैं, कीट पतंगे तक खा लेती हैं ये। इसलिए आप इनको ना तो हर्बीवोर्स बोल सकते हो ना ही इनको कार्निवोर्स बोल सकते हो, इनको आप ओमनीवोर्स बोलोगे, ठीक है, जो तीसरे स्टेटमेंट में मेंशन भी है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग था, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको शाकाहारी मानते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ठीक है ना। आपने देखा होगा गिलहरी यानी स्क्वैरल की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि एक सपोज करो कि इसको कहीं पर खाना मिला तो कुछ तो ये खा लेती है, दूसरा इसके चीक में पाउच होता है, इसके गाल में पाउच होता है, वहां पर ये भरती जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ स्टोरेज पैटर्न, ये भी एक प्रकार का स्टोरेज पैटर्न होता है, ठीक है। दूसरा सपोज करो कि उसको बहुत सारा खाना कहीं से इकट्ठा करके ला रही है तो ये ग्राउंड में भी स्टोर करेगी, ठीक है ना, खासकर नट्स और सीड्स को ये ग्राउंड में स्टोर करती है, ये भी सही है। और तीसरा ये ओमनीवोरस होती है, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बेसिकली सही हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है और आप सोचो कि इसको डायरेक्टली पढ़ के हम समझ लें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी प्रॉपर्टी सहित पूछा गया है। यानी ये जो स्टेटमेंट है इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हो, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चर्चा में रखा गया है और जो बेस बना है वो है उनकी प्रॉपर्टी। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं और फिर मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि ये किसके बारे में पूछा गया था। स्टेटमेंट है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water। यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जांपल बैक्टीरिया, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाते हैं, उसमें भी इनकी ग्रोथ हो जाती है। ये पहला है, अभी हम ये नहीं देख रहे सही है या गलत है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा कुछ है, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है आपके लिए, मैं स्लाइड प्रेजेंट करना चाहूंगा आपको। स्लाइड नहीं खुल रही है, जब तक मैं दूसरा पढ़ लेता हूं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, यानी जिस टेम्परेचर पर पानी फ्रीज हो जाता है यानी बर्फ हो जाता है, उस टेम्परेचर पर भी इनकी ग्रोथ होती है। यानी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में जो फ्रीजिंग पॉइंट में भी ग्रो कर पाते हैं, ये पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद अ पीएच बिलो 3। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं। क्योंकि आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी बचपन में, तो पीएच 3 मतलब हाईली एसिडिक स्टेट है। मतलब जहां पर आप देखो, जहां की सपोज करो जहां की मिट्टी में काफ़ी सारा एसिड है, एसिड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, या कोई ऐसा आसपास क्षेत्र जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट अधिक है, जहां पर H2SO4, जहां पर HCl इनका कंटेंट अधिक है, वहां पर भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। कई लोगों को क्या है, ये सब पढ़ के ऐसा समझ में लग रहा होगा इनिशियल लेवल पर कि ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन आपका बेसिकली इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसमें आंसर की यदि अपन बात करें तो देखिए, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो यूपीएससी में देखा गया मैक्सिमम टाइम तीनों सही होते हैं। मैक्सिमम टाइम मतलब तुक्का भी मारना हो तो
आप मार सकते हो यदि, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नाम ही नहीं पता होंगे ऐसे बैक्टीरिया के कि ये स्लाइड नहीं चली, तो स्टूडेंट्स को, कई लोग को नहीं पता होगा, नाम ही नहीं पता होगा। मैं भी आपको अगली स्लाइड में बैक्टीरियाज बता देता हूँ कि ऐसे बैक्टीरियाज बेसिकली जो 3 तरह की स्टेट माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे बीच में। तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के बैक्टीरियाज की मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। पहला जो यहाँ पर बैक्टीरिया ये है थर्मोफाइल बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कहीं ना कहीं आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करता है, उसमें भी ग्रोथ कर पाता है। दूसरा होता है साइक्रोफाइल बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट कर पाता है, वहाँ पर भी ग्रोथ कर पाता है। और तीसरा है एसिडोफाइल बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया बेसिकली जो एसिडिक सिचुएशन होगी, जहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पर हर जगह एसिड होगा, वहाँ पर भी इसका एग्जिस्टेंस है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे, सोचिए आपको यूपीएससी ने कितना टफ बना दिया इस क्वेश्चन को। इसने जनरली इन 3 बैक्टीरियाज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली थी। पहला बैक्टीरिया थर्मोफाइल है, दूसरा है आपका साइक्रोफाइल और तीसरा है एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहां पर ये 4 एनिमल्स के नाम दिए हैं और इनमें से कोई एक ऐसा एनिमल है जो बांस की सहायता से एक उपकरण बनाता है और उस उपकरण की सहायता से इंसेक्ट्स को खरोचता है और फिर जाके उस पर्टिकुलर प्लेस में अपना हैबिटेट जनरेट करता है। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा लॉजिक लगा लो क्वेश्चन पढ़ के कि वही जानवर होगा जिसके हाथ सक्षम होंगे ये काम करने के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे जैसा होगा, हमसे मैच करता होगा। क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन लॉजिक लगा के सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा ये जानवर कौन से हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और ए लॉज ऑफ वुड। ठीक है, अब यहां पर 4 अलग अलग स्पीशीज हैं, इनको देखते हैं। पहले इनको देखते हैं। ये देखिए, ये फिशिंग कैट है। यदि आपको इमेज दिख रही है तो आप देखेंगे ये पानी के अंदर घुस गई है और जाहिर सी बात है ये एक प्रेडेटर स्पीशी, मतलब ये कहीं ना कहीं शिकार कर रही है। किसका शिकार कर रही है? मछली का शिकार कर रही है, इसलिए इसको फिशिंग कैट कहा जाता है। ये है ऑरिंगटन। आपने जू में देखा होगा, खासकर थाईलैंड में आपने देखा होगा कई सारे पार्क्स बन रहे हैं, वहाँ पर
पार्क्स में इनको रखा जाता है, ह्यूमन से इनका इंटरेक्शन कराया जाता है, इसे ओरेंगटन कहा जाता है। और ये स्माइल करते हुए इनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। स्माइलिंग इनके फेसेस रहते हैं, ह्यूमन के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये अपना हैबिटेट, यहाँ पर इसका हैबिटेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बांस में झूल रहा है। ये यही क्या करता है, ये बांस की सहायता से उपकरण बना के जहाँ पर भी इसको इंसेक्ट्स दिखते हैं उसको क्या करता है, स्क्रैच कर देता है, खरोच देता है उस जगह को, और फिर वहाँ पर अपना स्थान निर्धारित करता है। तीसरा ये उद्विलाप होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये स्लॉथ बियर, ये भी इस प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। सो आंसर हमारा है इसका, यदि हम प्रीवियस स्लाइड में जाएं, ओरेंगटन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, CFC, जो कहीं ना कहीं ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन की लेयर को कहीं ना कहीं वो पोर्स जनरेट कर रही है, होल्स जनरेट कर रही है ओजोन की लेयर्स में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हीं में से एक कंपाउंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये कई सारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की मेकिंग में यूज होता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये 4 कंपाउंड्स के नाम दे दिए गए। पहला कंपाउंड है आपका एरोसोल, दूसरा है फोम एजेंट, तीसरा है फायर रिटार्डेंट्स, और चौथा है लुब्रिकेंट्स। एरोसोल तो आपको पता ही होगा, स्प्रे, इंडस्ट्रियल स्प्रे, जितने भी स्प्रेज आते हैं जनरली एरोसोल में आपने देखा होगा कि गैशियस मीडियम होता है, लेकिन उस गैशियस मीडियम में 2 चीज़ों का सस्पेंशन जनरेट किया जाता है। किस किस का? एक सॉलिड का, दूसरा लिक्विड का। ठीक है, जैसे धुआं भी एक प्रकार का एरोसोल होता है। क्यों? क्योंकि धुएं में क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरीके से आप स्प्रे देखोगे, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल स्प्रे होते हैं या सामान्य जो स्प्रे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें गैशियस मीडियम है, बट उसमें क्या क्या मिक्स है, किसका सस्पेंशन है, लिक्विड का भी है और सॉलिड पार्टिकल्स का भी है। ठीक है, तो एरोसोल के फॉर्मेशन में, इसके प्रोडक्शन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। फोम एजेंट, जो फोम बनाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है। फायर रिटार्डेंट्स को बनाने में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है। और लुब्रिकेंट जो इंजन ऑयल में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो गाड़ी के इंजन होते हैं उनके कंपोनेंट्स एक दूसरे से रगड़ते नहीं है, रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होता, जिससे फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसके लिए लुब्रिकेंट्स जो हम बनाते हैं, लुब्रिकेंट्स के फॉर्मेशन में भी आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इसका यदि अपन बात करें, सो ये भी एक आंसर हमारा बन जाता है। इसमें आंसर हमारा बनेगा इसमें 4, चारों, ये चारों आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन कम्युनिटी रिजर्व पर है। कम्युनिटी रिजर्व आपको पता होना चाहिए एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है। और देखो, कम्युनिटी रिजर्व पिछले 1 या 2 साल से न्यूज़ में भी है, कई बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जैसे एलिफेंट्स माइग्रेट करते हैं, जब कभी भी नेचुरल पार्क से एलिफेंट्स का माइग्रेशन होता है, या नेचुरल पार्क जो कि बहुत बड़ा एक एरिया होता है, वहाँ से जब एलिफेंट माइग्रेट करते हुए किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने ग्रुप्स के साथ, दूसरी जगह शेल्टर या एकोमोडेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, एक कॉरिडोर चाहिए होता है। तो एक कॉरिडोर जिसकी सहायता से वो माइग्रेट कर सकें, रास्ते में किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, उस पर्टिकुलर कॉरिडोर को कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर विकसित किया जा सकता है। तो जनरली कम्युनिटी रिजर्व भी एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है, जो 2 नेशनल पार्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है, एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। ये जो कम्युनिटी रिजर्व है, बेसिकली यदि अपन देखें तो एक प्रकार का बफर जोन ही है, एक प्रकार का बफर जोन ही है वो। और वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी जिसकी वजह से वहां का जो वाइल्ड लाइफ है, वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है,
वो प्रभावित होने लग जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन है इसका कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। अब ये कैसे पता पड़ेगा पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आप पढ़ोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना कब था? 1972 में। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ 2002 में, संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद कुछ इसमें नए ऐसे प्रावधान जोड़े गए, उन्हीं प्रावधानों के कारण कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना होना शुरू हुई है। कुछ ऐसे क्लॉज जोड़ दिए गए। अब ये सीधे सीधे यदि अपन बात करें तो एक इस एक्ट का सेक्शन 33 ही उन्होंने पूछ लिया है आपसे। सेक्शन 33 में मेंशन है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। सही है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। अभी मैंने आपको समझाया था बेसिक कि एक प्रकार का बफर जोन है, एक प्रकार का माइग्रेशन जोन है, एक प्रकार का कॉरिडोर है। तो ऑब्वियसली हंटिंग तो अलाउ होगी नहीं ना, प्रोटेक्टेड एरिया ही है ये। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है। नॉन टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है जंगली लकड़ी, वो अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि वो अलाउ कर देंगे तो वहां की बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होने लग जाएगी, क्योंकि टिम्बर कलेक्ट करने वाले जब जाएंगे तो ऑब्वियसली पेड़ वेड़ भी काटना शुरू कर देंगे वहां पे। इसलिए यदि हम देखें तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सही है। फोर्थ, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। भाई यहां पर खेती करने की अनुमति नहीं होती है। फिर वही बात है, प्रोटेक्टेड एरिया में खेती कैसे कर पाओगे भाई? खेती वेती यदि आपने करवाना शुरू कर दी तो वहां की बायोडाइवर्सिटी नहीं प्रभावित हो जाएगी। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आपके सही हो रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, ये अभी मैंने आपको बता दिया, वही सारा डिस्क्रिप्शन इसका। मरकरी पॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है ये भी। आप सबको पता होगा कि जहां जहां थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां से मरकरी एज ए पॉल्यूटेंट जनरेट होता ही होता है। इनफैक्ट गोल्ड माइन से भी मरकरी एज ए पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। और एक डिसीज़ है मीना माता, जो मरकरी की वजह से होती है। और आप यदि मरकरी पॉल्यूशन को आपने जब इंडेप्थ में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि ये कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है। मरकरी पॉल्यूशन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर जनरेट कर देता है। अब क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। पहला, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी। अभी बताई दिया, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, आंख बंद करके। दूसरा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। यानी ऐसे ताप विद्युत संयंत्र जो कोयले पर आधारित हैं, आपने देखा होगा हमारी जितनी भी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, आज भी इसमें एक लार्ज परसेंटेज कोयले का ही है। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो मरकरी पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। बिल्कुल सही है ये। एंड थर्ड स्टेटमेंट हम जब जाते हैं, देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं आया कि हाँ ठीक है मरकरी का इतना एक्सपोजर हो गया एटमॉस्फेयर में, ये सेफ लेवल है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी। मतलब मरकरी पॉल्यूशन हो रहा है तो अपने आप में वो खतरनाक है। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि इतना परसेंटेज मरकरी एटमॉस्फेयर में जाएगा, कोई खतरा नहीं है, इसके बाद ही खतरा जनरेट होगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन इंडेक्सेस जनरेट हो चुके हैं,
और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन परसेंटेज इतना है, फिर आपका जितने भी पर्टिकुलेट मैटर्स हैं इतना परसेंटेज है, तो हम बोलते हैं ना कि चलो ठीक है अभी अभी अंडर कंट्रोल चल रहा है पूरा ये। बाकी यहाँ पर यदि देखें तो मरकरी के लिए एज सच अभी कोई भी एक्सपोजर सेफ लेवल, मतलब कोई भी सेफ लेवल नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं जो मैंने आपको समझाया है। देखिए ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनसे मरकरी का एमिशन हो रहा है, ठीक है। फिर बारिश, अब एटमॉस्फेयर में जब इसका एमिशन हो गया तो बारिश के माध्यम से क्या होगा, ये मरकरी क्या होने लग जाएगा आपका, ये रेन में डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है ना, गैसेस में डिपॉजिट होने लग जाएगा आपका, पार्टिकल में डिपॉजिट हो जाएगा आपका। फिर मरकरी का एक बड़ा हिस्सा आपका लेक्स में भी पहुंच जाता है, और जब लेक में पहुंच जाता है तो मरकरी तो एक प्रकार की जहरीली धातु है, टॉक्सिक मेटल है, हैवी मेटल है, जो आसानी से ऑक्साइड्स भी फॉर्म कर लेती है। तो फिर यहाँ पर बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। मतलब किसी लेक में जब मरकरी घुलने मिलने लग जाएगा तो फिर वहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनके शरीर में भी घुलेगा, और फिर छोटी मछली को यदि बड़ी मछली खा रही है तो उसके शरीर में भी जाएगा, बड़ी मछली को यदि शिकारी पक्षी खा रहा है तो उसके भी शरीर में जाएगा। तो ये जो एक आप पिरामिड बना के देखोगे तो पिरामिड में ट्रॉफिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉफिक लेवल 4 तक के स्पीशीज को ये मरकरी प्रभावित कर देगा ये, और सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज आएगा ट्रॉफिक लेवल 4 पर। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो किसी भी झील में मरकरी का घुल जाना ये बायो एक्यूमुलेशन है। मतलब हो सकता है कि यूपीएससी आगे पीछे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्या मरकरी बायो एक्यूमुलेशन जनरेट करता है? बिल्कुल करता है। और बायो एक्यूमुलेशन की बाद यदि मरकरी का कोई एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना कि डिसएडवांटेज है, कोई ड्रॉबैक है, तो वह बायोमैग्निफिकेशन है। मतलब बायोमैग्निफिकेशन डीडीटी भी जनरेट कर देगा, लेकिन यहां पर मरकरी ज़्यादा खतरनाक होगा। जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी बैकग्राउंड को, उसी लॉजिक को यूज करके ये क्वेश्चन जनरेट किया गया। क्वेश्चन किस पर है सबसे पहले समझ लो। क्वेश्चन है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पर। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पर। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि भारत ने भी नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने की बात कही है, और कब तक, 2070 तक, यानी 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव कर लेगा। अब कैसे करेगा? एक इंडस्ट्री है, उससे धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें, अब एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले ही उसे एब्जॉर्ब करवा दो। यदि ऐसी टेक्नोलॉजी है आपके पास तो इस टेक्नोलॉजी को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। अब समुद्र में जो कार्बन है, ओशियन में जो कार्बन है, ओशियन में जो कार्बन डिपॉजिट है वो भी तो एक सीक्वेस्ट्रेशन का ही पार्ट है। जमीन के अंदर जो कार्बन डिसॉल्व्ड है वो भी तो एक तरीके का क्या है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन ही है ना। अब सीक्वेस्ट्रेशन दो तरीके से कर लो, या तो नेचुरल तरीके से हो जाए या फिर कोई आप टेक्नोलॉजी जनरेट कर लो। तो सीक्वेस्ट्रेशन का ही ये क्वेश्चन है। अब सीक्वेस्ट्रेशन की 3 पद्धतियां हैं, 3 प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके इनको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली। कहने का मतलब है कि जो खेत के मैदान होते हैं उसमें बेसल्ट रॉक का क्या कर दो, उसको बिछा दो, और वो जो बेसल्ट रॉक होगी वो क्या करेगी, कार्बन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो कार्बन जब उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये एक प्रकार से सीक्वेस्ट्रेशन कहलाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग द एल्केलिनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम। ओशियंस में लाइम ऐड करते चले जाओ, लाइम मतलब चूना, और वहां पर जब लाइम का डिपोजिशन बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या होंगे, कार्बोनेट्स, चट्टाने बनने लग जाएंगे, लाइमस्टोन रॉक्स बनने लग जाएंगे, और हो सकता है ये लाइमस्टोन रॉक्स क्या करें, कार्बन को डिपॉजिट करते जाएं, एब्जॉर्ब करते जाएं। और तीसरा, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबेंडेंड सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स।
मतलब आपकी इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है उसको आप माइंस में कैप्चर कर लो। तो जाहिर सी बात है तीनों सिक्वेस्ट्रेशन का ही प्रोसेस है, देयरफॉर ये तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही होते हैं। यहां पर एक इमेज है जिसमें बेसल्ट क्या होता है ये है, और एक ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन नगोया प्रोटोकॉल का है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी क्लाइमेट चेंज को पढ़ा है तो आपको पता होगा 1972 में स्टॉकहोम समिट हुआ था। 1972 स्टॉकहोम समिट, फिर 1992 यानी 20 साल बाद, ठीक है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। अब यहां पर क्या हुआ कि ह्यूमन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक इशू बना क्लाइमेट चेंज, उस समय का जो डिस्कशन है। दूसरा इशू था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और तीसरा इशू था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होना। तो क्लाइमेट चेंज पर जो वहां पर ट्रीटी हुई उस ट्रीटी को UNFCCC कहा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो वहां पर डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उसे एजेंडा 21 कहा गया, और बायोडाइवर्सिटी पर जो समझौता हुआ उसे CBD कहा गया। और फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए CBD समिट्स ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई। अब यदि मैं कहूंगा आपका क्लाइमेट चेंज के समिट्स हो रहे हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो UNFCCC का COP1, और यदि मैं बोलूंगा बायोडाइवर्सिटी के समिट्स हो रहे हैं तो आप बोलोगे CBD का COP1, यानी ये दोनों समिट्स अलग हैं, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो CBD1, CBD2, तो CBD अब पहला समिट क्या कहलाएगा, CBD COP1, फिर दूसरा CBD COP2, फिर CBD COP3। इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। अब यहां पर यदि अपन बात करें नगोया, कुछ लोगों को नगोया नाम यदि याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये नगोया नाम की जगह है, कहां पे, ये जापान, इससे रिलेटेड है। और ये जो समिट हुआ था ये 18 से 29 अक्टूबर 2010, ये टाइमलाइन मैंने यहाँ पर बता दी, 18 से 29 अक्टूबर 2010 में हुआ था। और इसे COP10 कहा जाता है। किसका, CBD का COP10 इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो कन्वेंशन था पूरा का पूरा, जिसे आप एक तरीके से CBD कन्वेंशन कह सकते हो, इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। The 3 objectives of the convention are the conservation of biological diversity। बहुत ही मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करनी, फ्लोरा को भी कंजर्व करना और फोना को भी कंजर्व करना। फिर द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका सस्टेनेबल यानी टिकाऊ यूज करना, जिससे लंबे समय तक हम इसका एडवांटेज ले सकें, ठीक है। और तीसरा द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जेनेटिक रिसोर्सेज का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। फेयर मतलब जैसे सपोज करो कि कोई एक ऐसी ट्राइब जो किसी जड़ी बूटी को कंजर्व कर रही है कई सालों से, अब एक कंपनी आती है, कंपनी को लगता नहीं यार इससे कोई मेडिसिन बन सकती है, तो अब यदि उसका कमर्शियल यूज कर रहे हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का इक्वल एडवांटेज उस ट्राइब को भी देना पड़ेगा जो काफी समय से इसको कंजर्व कर रही थी। यही होता है फेयर एंड इक्विटेबल, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक, यानी जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करने से जो इसके बेनिफिट्स हैं उनको फेयर और इक्विटेबल तरीके से शेयरिंग की जाए। अब इसको पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जब नगोया प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया होगा हर एक कंट्री ने, तो उन्होंने लोकल लेवल पर जो कम्युनिटीज होती हैं
उनके साथ टाई अप किया होगा, यानी गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज का एक चैनल बना होगा और दोनों ने साथ मिलकर फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के तरीके जनरेट किए होंगे, ईजाद किए होंगे। तो इंडिया ने भी इसको इंप्लीमेंट किया। इंडिया ने कैसे इंप्लीमेंट किया? इंडिया ने बनाया एक कानून जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसको इंडिया द्वारा जनरेट किया गया और इसमें इसका जो सेक्शन है 41(1), उस सेक्शन में कहा गया, मेंशन किया गया है, एवरी लोकल बॉडी इन द स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी BMC within its area of jurisdiction for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity, including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms, and chronicling of knowledge relating to biological diversity। कहने का मतलब ये है कि लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी? स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वहां के जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करेगी, उनका एक रिकॉर्ड बनाएगी। कंजर्वेशन भी होगा, रिकॉर्ड भी बनेगा, यानी एक प्रकार का डेटाबेस भी बनेगा और साथ ही साथ आप एक मैं वर्ड यहां पर लिख देता हूं, ये TKDL फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करेगा। TKDL आपने पढ़ा होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि बायोपायरेसी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज हल्दी की, अदरक की एक वैरायटी बना लेती हैं, किस्म बना लेती हैं और फिर क्या बोलती हैं कि ये पर्टिकुलर किस्म पर अमेरिका पेटेंट लेगा, फिर इंडिया की तरफ से ऑब्जेक्शन होता है। तो जब आप लोकल लेवल पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इंप्लीमेंट करते हो तो यहां पर बनती है एक कमेटी जिसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या करती है? जेनेटिक रिसोर्सेस को कंजर्व करती है, उनके सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देती है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करती है, उनका रिकॉर्ड रखती है और वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है उनके हैबिटेट्स को भी प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही वर्ड है, उसमें दोनों आते हैं, फ्लोरा और फोना। इतना यदि आपने इसको समझ लिया है, क्वेश्चन इज इजी फॉर यू नाउ। In India, the Biodiversity Management Committee are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol। Nagoya Protocol क्या बोलता है? कंजर्व करो बायोडाइवर्सिटी को, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। The Biodiversity Management Committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction। ये भी सही होता है, ये दोनों पॉइंट्स आपके सही होते हैं। सो आई होप आपको इन्वायरमेंट का ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इन्वायरमेंट आप यदि थोड़ा बहुत भी ट्रैक कर रहे हो, पिछले 3-4 साल का, इजी बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मिसलेनियस पूछते हैं ये, लेकिन फिर भी हमें कुछ टॉपिक्स की साउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें कम से कम आप NCERT यदि 12th क्लास की बायो की पढ़ लोगे तो 50% क्वेश्चंस तो आप बना ही लोगे। थैंक यू, गुड बाय।